हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज का टॉपिक का नाम है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, जो कि फार्मास्यूटिक सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है प्रिस्क्रिप्शन में। और हमारा ये पार्ट सेकंड है, फर्स्ट पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस पार्ट को पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबको यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और कमेंट कर कर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइए, और कुछ भी क्वेश्चन नहीं होगा तो वो भी ज़रूर बताइए। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी adopted बाय द फार्मासिस्ट while हैंडलिंग अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। मतलब प्रिस्क्रिप्शन हैंडल करते वक्त, मतलब प्रिस्क्रिप्शन को देने के वक्त उसकी जो प्रोसीजर है फार्मासिस्ट ने अडॉप्ट की है, वो नीचे दिए हुए 4 स्टेप में है। तो कौन कौन से है? फर्स्ट स्टेप है रिसीविंग, मतलब प्रिस्क्रिप्शन को लेना। नेक्स्ट है रीडिंग एंड चेकिंग। थर्ड है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। एंड फोर्थ है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो यहाँ पर कंपाउंडिंग वर्ड आपने देखा होगा तो आपको लगा होगा कि कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग क्यों, हम तो सिर्फ डिस्पेंस करते हैं। तो अभी के सिनेरियो में हम सिर्फ डिस्पेंस करते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि दोस्तों, जो भी कम ड्रग्स थे, तो ऋषि मुनि थे और पूरे जो वैद्य थे, वो क्या करते थे कि ड्रग को खुद ही बनाते थे। उनके पास जब कोई प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाता था तो वो क्या करते थे, और बहुत दिनों तक कि वो खुद पूरा जो ड्रग है उसको बनाते थे, उसको पैक करते थे और डिस्पेंस करते थे। इसलिए ये डेफिनेशन यहाँ पर है। तो इसको हम जो भी 4 स्टेप है उसको हम डिटेल में जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम पेशेंट बाय द फार्मासिस्ट हिमसेल्फ। मतलब सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट से जो भी प्रिस्क्रिप्शन है फार्मासिस्ट खुद लेगा। While receiving the prescription, a pharmacist should not change his facial expression, which gives an impression to the patient that he is surprised or confused after seeing the prescription. मतलब सबसे पहले क्या किया, फार्मासिस्ट ने प्रिस्क्रिप्शन ले ली। तो सेकंड प्रोसीजर क्या होगी, फार्मासिस्ट ने उसके फेस के रिएक्शन चेंज नहीं करनी, जिससे कि पेशेंट को लगे कि ये फार्मासिस्ट कुछ भी कंफ्यूजन में है, या उसको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई भी सीरियस कंडीशन है। तो सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन हाथ में लेनी है, और बाद में आपको सबसे ध्यान क्या रखना है, फेस का रिएक्शन है जो उसको चेंज नहीं करना, उसको सेम रखना है, जिससे कि कोई जो भी पेशेंट है वो कन्फ्यूजन में ना पड़े कि फार्मासिस्ट को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई सीरियस चीज़ है। तो फर्स्ट स्टेप हो गए। तो सेकंड, रीडिंग एंड चेकिंग। ऑन रिसीविंग अ प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज चेक इट दैट इज रिटन इन द प्रॉपर फॉर्मेट, दैट इज डॉक्टर पैड और ओपीडी स्लिप ऑफ द हॉस्पिटल एंड साइंड बाय द प्रिस्क्राइबर अलॉन्ग विद द डेट। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से रीड करना है और चेक करना है। तो क्या रीड करना है और क्या चेक करना है, तो सबसे पहले उसका फॉर्मेट देखना है, प्रिस्क्रिप्शन उसके पर्टिकुलर फॉर्मेट में है क्या नहीं, वो प्रॉपर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है क्या, या ओपीडी से आई हुई स्लिप है क्या, और डॉक्टर ने और प्रिस्क्राइबर ने उस पर साइन की है या नहीं, और डेट है क्या नहीं, सब कुछ जो भी फॉर्मेट है उसको अच्छे से चेक करना है प्रिस्क्रिप्शन का। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट किस तरह से होता है, उस तरह का है क्या नहीं, सब कुछ वो चेक करना है। द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी ऑलवेज बी स्क्रीन बिहाइंड द काउंटर, मतलब काउंटर के अंदर उसको अच्छे से लेना है हमारे पास। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इन रीडिंग और डाउट रिगार्डिंग द प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट और डायरेक्शन, द फार्मासिस्ट शुड बी कंसल्ट अदर फार्मासिस्ट और द प्रिस्क्राइबर। मतलब अगर प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद कोई डाउट है, या कोई कन्फ्यूजन है, या कुछ रीडिंग में प्रॉब्लम है, या कुछ भी डायरेक्शन दी हुई या प्रिस्क्रिप्शन है जो भी कंटेंट लिखा है उसमें कुछ कन्फ्यूजन है या डाउट है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपके साथ जो भी फार्मासिस्ट है उससे पूछना है, या जो भी प्रिस्क्राइबर है उससे बात करनी है, मतलब डॉक्टर से। या बट नो अंडर सर्कमटेंसेस पेशेंट शुड कम टू नो अबाउट इट, इट लीड्स टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब क्या है, ये सब कुछ अगर आप कन्फ्यूजन में है या रीडिंग में कोई डिफिकल्टी है, आप डॉक्टर से पूछ रहे हैं, या आपने फार्मासिस्ट आपके जो भी साथ काम कर रहा है उस फार्मासिस्ट से पूछ रहे हैं, तो ये सब कुछ जो चल रहा है जो भी पेशेंट है उसको समझ में नहीं आना चाहिए, उनको दिखना नहीं चाहिए, ये सब कुछ साइलेंटली करना है, जिससे कि पेशेंट को ये सब कुछ पता नहीं होना चाहिए, और उसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि फार्मासिस्ट कन्फ्यूजन में है। सेकंड स्टेप हुई। तो थर्ड स्टेप क्या है, कलेक्टिंग, वेइंग एंड मटेरियल। यहाँ पर थोड़ी मैंने बहुत पुरानी इमेज दिखा दी। ये कौन है, आज इसको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। सी से नाम है उनका, आपने फर्स्ट ईयर में उनके बारे में सीखा होगा, सी से नाम है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन है ये।
So collecting, weighing and the material. Before compounding the prescription, all the material required for it should be collected on the left hand side of the balance. जैसे कि मैंने बताया कि पुराने ज़माने में क्या करते थे और बहुत दिन पहले की सब कुछ जो है प्रिस्क्रिप्शन में बताया गया था, तो वो मेडिसिन बनाई जाती है यहाँ पर पहले मेडिकल स्टोर पर। तो उसको क्या करते थे और उस प्रोसेस को किस तरह से बताइए, देखो। सबसे पहले वो क्या करते थे कि जो भी सब कुछ मटेरियल आपको वे करना है, जो भी प्रिपरेशन बनाने के लिए, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेना है बैलेंस के, मतलब जो भी आपका वेइंग बैलेंस है उसके लेफ्ट हैंड साइड में। आफ्टर द वेइंग द मटेरियल इट शुड बी शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस। जब इसको वेट कर लेते हैं तो उसको शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड ऑफ द वेइंग बैलेंस। दिस गिव्स द चेक ऑफ इंग्रेडिएंट विच हैव बीन वेट। मतलब इससे क्या होता है कि किसको हमने वे किया है और किसको वेट नहीं किया, इसके बारे में हमें पता चल जाता है। While compounding, the label of every bottle should be read at least 3 times in order to avoid any error। मतलब कभी भी जब कंपाउंड कर रहे हैं, जो भी मेडिसिन बना रहे हैं, प्रिपरेशन बना रहे हैं, उसके वक्त आपको क्या करना है कि जो भी प्रिपरेशन है और जो भी इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं उनके नाम आपको एटलीस्ट 3 टाइम रीड करना है। कब कब? व्हेन टेकिंग फ्रॉम ड्रावर और शेफ्ट, मतलब ड्रावर और शेफ्ट से जब आप प्रोडक्ट ले रहे हो, इंग्रेडिएंट ले रहे हो, उसका नाम रीड करना है। व्हेन कंटेंट आर रिमूव्ड फ्रॉम द वेइंग एंड मेजरिंग, मतलब वेट करने के बाद और मेजर करने के बाद जब रिमूव कर रहे हैं तो उस वक्त भी आपको चेक करना है। और सी लास्ट टाइम में व्हेन द कंटेनर आर रिटर्न बैक टू इट्स प्रॉपर प्लेस, मतलब जब भी कंटेनर अपनी जगह पर वापस रख रहे हैं इंग्रेडिएंट का उस तब। मतलब इस तरह से अगर आप 3 बार उसको रीड करते हो, चेक करते हो, तो इससे कोई भी आपको एरर नहीं होती और एरर होने के बहुत कम चांसेस वहाँ पर होते हैं। तो थर्ड स्टेप हो गई कलेक्टिंग, वेइंग द मटेरियल। तो कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, आपने अभी रिसीव कर लिया प्रिस्क्रिप्शन, चेक कर लिया, बाद में जो भी आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपने उसको वेट कर लिया। आप क्या करना है? कंपाउंड करना है, लेबल करना है एंड पैकेजिंग करना है। कंपाउंडिंग शुड बी कैरिड आउट इन नीट प्लेस, ऑल द इक्विपमेंट्स एटसेट्रा शुड बी थ्रूली क्लीन्ड एट द वन टाइम्स। मतलब क्या है, जो भी आपको कंपाउंडिंग होनी, मतलब ड्रग को आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से साफ जगह पर उसको कंपाउंडिंग होना चाहिए। और जो भी सभी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं इसको एक बार तो कम से कम इसको साफ किया होना चाहिए, धोना चाहिए, उसको क्लीन किया हुआ चाहिए। ऑल द इंग्रेडिएंट्स शुड बी कंपाउंडेड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइबर और अकॉर्डिंग टू द फार्मास्यूटिकल आर्ट। मतलब जो भी आप प्रिपरेशन बना रहे हैं वो जिस तरह से प्रिस्क्राइबर ने, डॉक्टर ने बताया है उस तरह से ही बनाना चाहिए, और उसके और फार्मास्यूटिकल आर्ट ने बताया उसकी तरह से। The compounded medicament should be filled in the suitable container depending on its quantity and use। मतलब जो भी द कंपाउंडेड मेडिकामेंट शुड बी फिल्ड, मतलब जो भी कंपाउंड किया हुआ मेडिकामेंट है उसको अच्छे से सुटेबल कंटेनर में, सुटेबल क्वांटिटी में उसको फिल करना है, उसमें भरना है, जिस बॉटल में आपको डालना है उसको उसमें उसको पैक करना है। द फिल कंटेनर आर सुटेबली लेबल्ड, और जिस कंटेनर में उसको फिल किया है उसको अच्छे से उसको क्या करना है? लेबल देना है, मतलब उस पर उसका नाम डालना है। तो 4 प्रोसीजर समझ में आई। तो सबसे पहले क्या था, इसके आगे भी आपको लेक्चर बाकी है, भाग मत जाओ। सबसे पहले क्या किया हमने? प्रिस्क्रिप्शन रिसीव की, उसमें चेक किया और फेशियल रिएक्शन चेक बदलने नहीं दिए। नेक्स्ट में क्या है? रीडिंग एंड चेकिंग, रीड किया, अच्छे से चेक किया प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट, कलेक्टिंग, वेइंग द मटेरियल। फिर जो मटेरियल चाहिए हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेकर वेट कर लिया और राइट हैंड साइड में डाल दिया। फिर कंपाउंड किया, मतलब अच्छी जगह पर बनाया, फिर उसको फिल किया और फिर लास्ट में उस जिस कंटेनर में फिल किया है उसको सुटेबल लेबल किया। तो अब हमारा जो भी नेक्स्ट पार्ट है इस लेक्चर का, तो अब हम क्या देखने वाले, देखो आगे, मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। मतलब जो भी मॉडर्न मेथड्स है, जो भी अभी उसका यूज़ किया जा रहा है जिन मेथड का, जैसे मैंने बताया कि इस कंपाउंडिंग वगैरह पहले हुआ करता था, अब तो ऐसा नहीं हो रहा। तो अब किस तरह से होता है इसके बारे में देखते हैं। लास्ट तक ज़रूर देखिए लेक्चर, यहाँ तक अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। So modern methods of prescribing. Nowadays, majority of the drug available in the market as a ready-made formulation manufactured by the different pharmaceutical companies। इसका मतलब क्या है? आजकल जो भी सभी मेजोरिटी ड्रग्स है, मतलब मैक्सिमम सभी ड्रग्स क्या है? रेडीमेड, मतलब पहले से ही प्रीपेड है। जो भी आपको ड्रग चाहिए, अभी मेडिकल स्टोर में आपने कहीं देखा क्या कोई बना रहा है ड्रग, ये 4-5 कंपाउंड एक साथ मिक्स करके? कोई नहीं बनाता। सभी जो भी ड्रग्स चाहिए, जो भी प्रिपरेशन चाहिए, जो भी आपको मेडिसिन चाहिए, वो सभी अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बनाए हुए रेडीमेड प्रिपरेशन मेडिकल स्टोर में होते हैं।
सो देयर आर नो नीड टू डिस्पेंस ड्रग बाय द फार्मासिस्ट, मतलब फार्मासिस्ट ने यहाँ पर किसी ड्रग को डिस्पेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन द प्रेजेंस डे द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इज हैंड ओवर टू बाय रेडीमेड preparation to the patient and provide advice is demanded regarding his mode of administration, dose, schedule, drug interaction and adverse reaction etc. मतलब पहले फार्मासिस्ट का क्या काम था? प्रिस्क्रिप्शन लेना, उसको ड्रग को बनाना, कंपाउंड करना और डिस्पेंस करना। तो अब इसका फार्मासिस्ट का जॉब एंड ओवर हुआ है रेडीमेड प्रिपरेशन की तरफ। मतलब आप फार्मासिस्ट का काम क्या रहा है सिर्फ, तो जो भी रेडीमेड प्रिपरेशन है उसको देना और फिर उसके बारे में काउंसलिंग करना, फार्मेसी पेशेंट काउंसलिंग करना कि उसको किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट करना है, उसका डोज कितना है, उसका डोज शेड्यूल क्या है, ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बताना, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में एटसेट्रा। मतलब जो काउंसलिंग का काम हो गया है अभी फार्मासिस्ट का, मतलब जो भी रेडीमेड प्रिपरेशन है उसको देना है सिर्फ और उसके बारे में काउंसलिंग करनी है। तो थर्ड, द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग द सेवरल इंग्रेडिएंट एडजुवेंट व्हीकल इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब पहले जो भी प्रिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखना पड़ता था कि एडजुवेंट क्या है, उसका इंग्रेडिएंट क्या है, व्हीकल क्या है, एडजुवेंट, मतलब ये सब कुछ लॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन होती थी, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन प्रेजेंट डे द सेटअप द राइटिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज मोर सिग्निफिकेंट। मतलब प्रिस्क्रिप्शन लिखना बहुत अच्छा और सिंपल हो गया है अभी। The prescription should be precise, accurate, clear and easily readable. As far as possible in Latin term should be avoided. मतलब अब प्रिस्क्रिप्शन जो भी होती है बहुत क्लियर होती है, इजीली रीडेबल होती है और उसमें अभी लैटिन टर्म भी बहुत कम होती है और उसको अवॉइड करते हैं। इन ओल्डन डेज द लैटिन टर्म वॉज यूज्ड to conceal certain facts from the patient, but nowadays the prescription are written in English language and dose is prescribed in metric system for the convenience of the patient. मतलब अभी सब कुछ जो पहले क्या लैटिन टर्म का यूज़ किया जाता था, पर अभी प्रिस्क्रिप्शन में सिर्फ इंग्लिश टर्म का यूज़ किया जाता है और जो कि सबको समझ में आता है इजीली, उसको डोज के बारे में, और डोज जो भी होता है वो मेट्रिक सिस्टम में दिए होती है। मेट्रिक सिस्टम मतलब क्या, जो में हमारा केजी, ग्राम, मिलीग्राम जो भी है ना, उस सिस्टम को हम मेट्रिक सिस्टम कहते हैं। और अलग जो एक और दो मेथड है आपके मेट्रिक सिस्टम, मेट्रोलॉजी आपको नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में देखते हैं। उसमें आपको मैं बता दूंगा कि पहले कौन से सिस्टम यूज़ करती थी और मेट्रिक सिस्टम क्या है। द ड्रग्स शुड बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑफिशियल जेनेरिक नेम नॉट बाय इट्स प्रोप्राइटेड ट्रेड नेम। मतलब ड्रग जो भी है उसको क्या किया जाता है कि उसके ऑफिशियल नेम से उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, प्रोप्राइटर नेम से और ट्रेड नेम से नहीं। तो ये सब का अभी इसमें तो बताया जा रहा है, पर अभी सब लोग प्रोप्राइटर नेम से ही प्रिस्क्राइब करते हैं। मतलब जेनेरिक नेम क्या होता है और ब्रांड नेम, प्रोप्राइटर नेम और ट्रेड नेम मतलब क्या होता है कि ब्रांड नेम भी कहते हैं उसको, और जेनेरिक नेम। तो जेनेरिक नेम और ब्रांड नेम का डिफरेंस इसके समझने के लिए आपको एक सेपरेट मुझे क्लियर एक वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं इसके बारे में बनाने वाला ऊपर बाद में बनाऊंगा डिटेल में, पर आप सब लोग अगर इंटरेस्टेड होगे तो उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबको पता होना चाहिए बीइंग फार्मेसी स्टूडेंट्स। तो ब्रांड नेम क्या होता है और जेनेरिक नेम क्या होता है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान देकर सुनो। तो जेनेरिक नेम क्या होता है, मतलब पर्टिकुलर अगर XYZ ड्रग है तो उस ड्रग का ये XYZ उसका नाम हुई, उसका XYZ मतलब उसका हुआ जेनेरिक नेम। और अगर उस XYZ को मैं बनाता हूँ तो मैं मेरा नाम देता हूँ उस XYZ को। मतलब समझा, उसको एग्जांपल के तौर पर मैंने XYZ को ड्रग को बनाया तो मैं उसका मेरा नाम दूंगा HK ड्रग्स या HK उसको दे दूंगा। या आप बनाएंगे, आपका कोई और नाम होगा तो आप JK ऐसा अलग अलग नाम बना सकते हैं। उसी तरह से जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है XYZ ड्रग को हज़ारों कंपनियां अपने अपने नाम से अलग अलग उसको बनाती है। तो कंपनियां जो अलग अलग नाम देती है उसको ब्रांड नेम, प्रोप्राइटर नेम या ट्रेड नेम कहते हैं। और जो ओरिजिनल उसका XYZ नेम क्या है, जेनेरिक नेम है। तो XYZ नेम से प्रिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है और कहा जाता था। तो अब वो ऐसा तो होता नहीं है, मैं आपको सब लोगों को पता है कि सब लोग कंपनियों के डॉक्टर का और कंपनी का टाइप होता है, सब कुछ आपको मैक्सिमम लोगों को पता होगा। उसके बारे में मैं इंटरेस्टेड हो तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि क्या होता है। अभी डॉक्टर तो जो भी क्या है कि ब्रांड नेम से ही उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो देयर आर सर्टन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रिस्क्राइब ड्रग बाय इट्स प्रोप्राइटर नेम और ब्रांड नेम। मतलब ड्रग को ब्रांड नेम से और प्रोप्राइटर नेम से प्रिस्क्राइब करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबको शायद पता चल गया होगा कि ब्रांड नेम और जो भी क्या है जेनेरिक नेम क्या है, पर बहुत थोड़ा क्रिटिकल है और सिंपल भी है। अगर मैं इस पर आपको अलग वीडियो ज़रूर दूंगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। अगर कम कमेंट्स आते हैं तो मैं आपको पर्सनली भी इंस्टाग्राम पेज पर उसके बारे में बता दूंगा।
इट इज़ ईजी टू रिमेंबर नेम्स बिकॉज दे आर वेरी कैची, मतलब जो भी ब्रांड नेम्स होते हैं बहुत ईजी होते हैं और अच्छे से याद रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल से लिब्रियम जो कि ब्रांड नेम है क्लोरोडाइजेपोक्साइड का, कालमपोज जैसे कि डाइजेपाम का ब्रांड नेम है, एंड क्रोसिन है पैरासीटामोल का ब्रांड नेम। पैरासीटामोल यहाँ पर एक्चुअल ड्रग, क्रोसिन उसका ब्रांड नेम। और इट इज़ क्रोसिन बहुत इजीली याद रहता है, मतलब ये एग्जांपल के तौर पर बताया कि बहुत इजीली याद रहते हैं ब्रांड नेम्स और प्रोप्राइटर नेम्स। इट इज़ इजी टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट, मतलब पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ईजी होते हैं। द कंटिन्यूटी कैन बी मेंटेन्ड बाय द प्रिस्क्राइब सेम प्रोप्राइटर नेम एवरी टाइम, मतलब अगर जैसे कि पैरासीटामोल का क्रोसिन जो भी ब्रांड नेम है उस नेम से हम हमेशा देते रहे उस कंपनी का, तो एक कंटिन्यूटी बन जाती है। कोई भी पैरासीटामोल मांगता है तो हम क्रोसिन है उसका क्रोसिन इस नाम से उसको दे देते हैं। The bioavailability of drug changed adjuvant used in the drug formulation manufacturing by the different manufacturer. So only those proprietary drugs can be prescribed which have the greater availability. मतलब जिसके बायो अवेलेबिलिटी जो भी टर्म में आपको अच्छे से पता होगी, मतलब ड्रग की जो भी कैपेसिटी है अच्छे से अच्छी इफेक्ट दिखाने की, वो बायोअवेलेबिलिटी के बारे में आपको अलग वीडियो में बता दूंगा। उसके बारे में आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि बायोअवेलेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। मतलब ड्रग का जो भी अच्छे से इफेक्ट दिखाता है आपके ऊपर, मतलब पैरासीटामोल जो ड्रग है उसका जो भी क्रूसिन इस ब्रांड से मैं बनाता हूँ, आप बनाते हैं ए नाम से, कोई और बनाता है सी नाम से, मतलब ए सी और क्रूसिन, ये तीन पैरासीटामोल के ब्रांड नेम के हिसाब से पैरासीटामोल के 3 ड्रग मार्केट में, एक है क्रोसिन, एक है ए और एक है सी, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। पर यहाँ पर अगर बायो अवेलेबिलिटी जो है ड्रग की अगर क्रोसिन की अच्छी है तो वही प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे कि पेशेंट को बहुत अच्छे से और जल्दी रिलीफ हो जाए उसके जो भी पेन है उससे। इसलिए क्या होता है कि अलग अलग ब्रांड नेम का फ़ायदा क्या है, जिसके बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होगी मतलब उसको हम सिलेक्ट करते हैं और देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। ये एक एडवांटेज है उसका। तो डिसएडवांटेज क्या है प्रोप्राइटर नेम से और ब्रांड नेम से डिस्पेंस करने के? इट इज़ चीपर टू प्रिस्क्राइब ड्रग बाय इट्स ऑफिशियल नेम, मतलब ऑफिशियल नेम और जेनरिक नेम से अगर ड्रग देती है तो बहुत वो सस्ते मिलते हैं और बहुत कम पैसे में मिलते हैं, और ब्रांड नेम वाले जो भी ड्रग होते हैं बहुत महंगे होते हैं, इसलिए एक डिसएडवांटेज है इसका। इट बिकम डिफिकल्ट टू फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस सब्स्टिट्यूट ड्रग विच इज अवेलेबल इन द स्टॉक। इसका मतलब क्या है, पैरासीटामोल किसी ने मांगा है, मेरे पास हमेशा क्रोसिन होता है, मैं क्रोसिन देता हूँ, क्रोसिन ख़त्म हुआ है, पर आपका जो ए प्रोडक्ट है पैरासीटामोल का ए, पर उसके बारे में अगर मुझे पता है मेरे पास है, ए मैंने लेकर रखा है, पर वो आपने उन्होंने ए नहीं मांगा, पर मुझे पता ही नहीं कि ए जो है पैरासीटामोल ही है, मतलब बहुत थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है और बहुत लोगों को पता नहीं चलता अगर स्टॉक में है या नहीं, और जो इसके पास है वो भी नहीं दे पाता क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि ये जो है उसमें भी पैरासीटामोल होता है। उसको मगर फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसको जाकर पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, ये है एक डिसएडवांटेज है उसका। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपका जो भी अभिप्राय है वो बताना, और यहाँ तक वीडियो देखा है तो वो भी ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।